हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम उन नियमों के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नियम वो है जो कि कई सालों से बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। और वो नियम कौन कौन से हैं? पहला जो नियम है हेनरी का नियम, दूसरा नियम राउल्ट का नियम, तीसरा कोलॉस का नियम और चौथा है प्यारे बच्चों फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम। देखिए प्यारे बच्चों, ये चार नियम वो हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे 2 या 3 नंबर में पूछे जाएंगे और चैलेंज के साथ कहते हैं इन चार में से आपको एक नियम 101% मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आज आप ये चारों नियमों को चित्र सहित और बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करके जाएं। देखिए बात करते हैं, पहला जो नियम दिया गया हेनरी का नियम। हेनरी ने नियम दिया किस पर था? देखिए हेनरी ने जो नियम दिया था वो द्रव की विलेयता पर दिया था कि किसकी विलेयता ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, क्यों होगी, कैसे होगी। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। देखिए परिभाषा है इसकी, नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब, आंशिक दाब होता है मतलब स्मॉल में पी, समानुपाती किसके? द्रव में घुली गैस की मात्रा मतलब एक्स। ठीक है, अब ये हो गया पी मतलब हो गया गैस का आंशिक दाब, एक्स क्या हो गया? द्रव में घुली गैस की मात्रा। इसके क्या होती है? समानुपाती होती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर के एच एक्स गैस। ठीक है, अब एक्स गैस का मतलब यह है कि यहां पर कोई सी भी गैस ले सकते हैं और वो गैस लेनी है जो कि द्रव में घुले नहीं, पहली बात। ठीक है, तो P क्या है? यहां पर P क्या है? P है प्यारे बच्चों गैस का आंशिक दाब। लिखेंगे जहां P क्या है? गैस का आंशिक दाब। ठीक है, उसके बाद X गैस क्या है? X गैस द्रव में घुली गैस की मात्रा। ठीक है, KH क्या हो गया? KH हो गया हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। क्लियर है? अब हम बात करते हैं भाई इसके चित्रों के बारे में। ठीक है, परिभाषा को दोबारा फिर समझते हैं। स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी द्रव में अगर जितनी गैस घुल जाएगी तो उसके दाब में वृद्धि होगी, और जब उसके दाब में वृद्धि होगी तो उसकी विलेयता में वृद्धि होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर 2 पात्र हैं। ठीक है, इस पात्र में क्या है? जल भरा हुआ है और इसमें भी क्या है? जल है। ठीक है, यहां तक क्या है? जल है, इसमें ये सब पानी है इसमें। ठीक है, और इसमें भी क्या है? पानी की मात्रा है। ठीक है, अब आपको दिख रहे होंगे अलग कलर में, ये मान लीजिए हमने गैस ले ली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये CO2 के अणु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 अणु, और इसमें ये भी हमने क्या ले ली? CO2 अणु। देखिए CO2 अणु क्यों लिए? CO2 अणु इसलिए लिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्यारे बच्चों जल में घुलती नहीं है। ठीक है, और यही हेनरी ने अपनी सीमाओं में बताया था कि अगर आप किसी भी द्रव की विलेयता निकालते हो तो हमें वो गैस लेनी पड़ेगी जो जल में या किसी द्रव में घुले नहीं। ठीक है, अब क्या किया कि भाई इसका जो है प्रेशर वो कैसा है? लो है, इसका आंशिक दाब क्या है? कम है, और इसका आंशिक दाब क्या है? ज्यादा है।
ठीक है। तो जब आप देखेंगे जब इसका आंशिक दाब लो है तो जो गैस के अणु हैं इसके अंदर क्या है, कम है। तो जब गैस के अणु इस जल में कम घुले हैं इसका मतलब है इसकी विलेयता क्या होगी, कम विलेयता होगी। क्या होगी, कम विलेयता। ठीक है। आप देखेंगे कि हमने इस पर प्रेशर दिया ज्यादा, हाई प्रेशर दिया, आंशिक दाब ज्यादा दिया, तो जो CO2 के अणु है इसके अंदर ज्यादा है, ज्यादा घुल गए। तो जब ज्यादा घुल गए तो इसकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। विलेयता क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। तो आप देख रहे होंगे डिपेंड किस पर है, प्रेशर पर है। अगर किसी भी द्रव की हमें विलेयता निकालनी है तो सबसे पहले वो गैस लेनी पड़ेगी उसमें जो जल में मतलब घुले नहीं, और उसके बाद प्रेशर उस हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आप उसको ज्यादा प्रेशर ले रहे हो तो विलेयता उसकी ज्यादा होगी। जैसे इसमें हमने कम प्रेशर लिया है तो CO2 के अणु इसके अंदर कम घुले हैं, इसमें हमने ज्यादा प्रेशर दिया था अभी तो CO2 के अणु के अंदर ज्यादा घुले थे, इसी कारण इसकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो कह सकते हैं कम दाब कम विलेयता, कम दाब पर क्या होगी, कम विलेयता, अधिक दाब पर क्या होगी, अधिक विलेयता। तो यही बताया था हेनरी ने कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब होता है कि भाई टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, कि हमारे पास दो पात्र थे और दोनों पात्र का टेम्परेचर क्या था, स्थिर था, कांस्टेंट था, स्थिर था। ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा, किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये हो गया P समानुपाती X। तो P क्या हो गया, गैस का आंशिक दाब, X क्या हो गया, द्रव में घुली गैस की मात्रा। ठीक है। तो हमने कौन सी गैस ली थी इसमें, CO2। इस पर प्रेशर हमने कम दिया, कम घुली, इसकी विलेयता कम हुई। इस पर हमने प्रेशर ज्यादा दिया, गैस ज्यादा घुली, विलेयता ज्यादा हुई। ठीक है। तो यही नियम हो गया P बराबर KHX गैस। ठीक है। कहने का मतलब है ज्यादा दाब ज्यादा विलेयता, कम दाब कम विलेयता, डिपेंड गैस पर, वो गैस जो जल से क्रिया ना करे, जल में घुले नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमा। ठीक है। तो देखिए हेनरी ने अपने नियम की सीमा मतलब नियम की सीमा में बताया था, पहला ये बताया था कि उन्होंने कि यह नियम केवल कम दाब पर लागू होता है। मतलब ये बताया था कि हमको ये देखना है कि अगर कोई भी गैस किसी भी द्रव में घुलती है तो कम दाब पर घुल रही है या ज्यादा पर। अगर कम दाब पर घुल रही है इसका मतलब है कि उसकी विलेयता सही है, और ऐसी गैस जो उससे क्रिया ना करे, घुलनशील ना हो। जो गैसें द्रव से रासायनिक अभिक्रिया करती हैं उन पर लागू नहीं होता है। मतलब जो गैस द्रव से अगर अभिक्रिया करेंगे तो आप उसकी विलेयता नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि NH3 और HCl, अगर NH3 और HCl को अगर जल में डालोगे तो ये जल से अभिक्रिया करेंगे, और जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो इसकी आप विलेयता नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। तीसरा, ताप स्थिर होना चाहिए। मतलब T कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर T स्थिर होगा तभी आप किसी भी द्रव की विलेयता निकाल सकते हैं। यह तो हो गई प्यारे बच्चों सीमाएं, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में हेनरी नियम आया तो इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग जरूर पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है। तो पहला क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 घोलने में। ठीक है। दूसरा, गोताखोरों में बैंड्स रोग की व्याख्या करने में। तीसरा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी समझने में। तो ये तीनों पॉइंट हैं विलेयता पर है। विलेयता के बारे में बताया गया है इनमें कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक में CO2 घोलते हैं तो विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, कम घटती है। ठीक है। गोताखोरों में बैंड्स मतलब होती है गांठें, गांठें किसके कारण बनती हैं, विलेयता के कारण। ठीक है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी समझाने में, तो ये सब विलेयता के कारण ही होता है। तो हेनरी ने ये अनुप्रयोग दिए थे, ये सीमाएं दी थी। तो प्यारे बच्चों अगर बोर्ड एग्जाम में हेनरी का नियम आ जाए तो आप इतना लिख के आ सकते हो, जिसमें क्या होगा आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। अब है इसके बाद अगला नियम जो है, राउल्ट ने क्या बताया था कि नियत ताप पर किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब है PS बराबर P0 और X। देखिए PS बराबर P0 X का मतलब क्या है, यहां पर जो PS है यह है बिलियन का वाष्प दाब। ठीक है। बिलियन का वाष्प दाब।
P0 जो है वो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। X क्या है? द्रव का मोल अंश। मोल अंश, मोल अंश के बारे में बात करते हैं और मोल अंश पर ही राउल्ट ने नियम दिया था। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास दो पात्र है, एक पात्र में सिर्फ प्यारे बच्चों सिर्फ क्या है? पानी, इसमें सिर्फ पानी है, वाटर, ठीक है। और इस वाले पात्र में पानी भी है और साथ में है मान लीजिए चीनी। एक कह सकते हैं कि ये पूरा पात्र बिलियन कह सकते हैं, क्या है? बिलियन, ठीक है। ये कह सकते हैं सिर्फ इसमें क्या है? विलायक है। तो राउल्ट ने बताया था कि अगर जिस भी द्रव में मोल अंश ज्यादा होगा, द्रव का मोल अंश ज्यादा होगा, उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। अब मोल अंश क्या है? मोल अंश बोल सकते हैं विलायक की मात्रा, ठीक है। और जिसमें मोल अंश कम होगा उसका वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। तो सीधा ले सकते हैं, लिख सकते हैं मोल अंश ज्यादा, मोल अंश ज्यादा तो वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं मोल अंश कम, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? मोल अंश कम, मोल अंश कम, वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा, वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। ये तो बात हो गई इसकी, इस वाले पात्र की, और ये बात होगी इस वाले पात्र की। तो यहां पर जो मोल अंश जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है प्यारे बच्चों? वो की गई है मतलब विलायक की। कह सकते हैं ज्यादा पानी ज्यादा वाष्प दाब, कम पानी कम वाष्प दाब। तो यही राउल्ट ने बताया था कि अगर स्थिर ताप हो और किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब, वाष्पशील द्रव मतलब क्या हो गया? जैसे जल का वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो P समानुपाती X, P0 समानुपाती X। अगर ये मात्रा ज्यादा होगी तो भाई मोल अंश भी बढ़ेगा, अगर मोल अंश बढ़ेगा तो ये भी मात्रा ज्यादा होगी। अगर ये मात्रा जिस भी द्रव में ज्यादा होगी इसका मतलब उसका वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम इन दोनों का तुलना करें तो इस वाले का वाष्प दाब क्या होगा? W मतलब पानी वाला, तो लिख सकते हैं PW ग्रेटर देन PWS। मतलब ये वाला जो वाष्प दाब है ज्यादा होगा, ये वो वाला वाष्प दाब है जिसमें सिर्फ क्या है? विलायक की मात्रा, और इसमें क्या है? विलायक के साथ साथ चीनी है, इसीलिए इसका वाष्प दाब क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग कम होगा। तो सॉरी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका कम होगा, ठीक है। तो आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा राउल्ट के वाष्प दाब का, आपेक्षिक अवनमन का, जिसमें क्या होता है? P0 माइनस PS। P0 माइनस PS का मतलब क्या है? यहां पर यही तो बताया गया है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है हमेशा विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है? ज्यादा होता है। कारण क्योंकि इसमें मोल अंश की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें मोल अंश की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो आप अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि भाई राउल्ट का नियम के बारे में बताइए, तो परिभाषा याद करके जानी है, सूत्र याद करके जाना, इसके बारे में लिख के आना, और इस तरीके से अगर आप चित्र बनाकर दिखा आ सकते हो तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों आपके नंबर फुल में से फुल मिलने हैं। दो पात्र लेना, एक पात्र में ओनली जल दिखा देना, एक पात्र में जल और चीनी दिखा देना। जिसमें सिर्फ जल होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिसमें सिर्फ जल और चीनी होगा उसका वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि जल वाले में विलायक है और विलायक है उसमें मोल अंश ज्यादा है। जल और चीनी वाले में विलयन है जिसमें क्या है? मोल अंश कम है। सिंपल है, जिसमें मोल अंश की मात्रा ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिसमें मोल अंश की मात्रा कम होगी उसका वाष्प दाब कम होगा। इसीलिए एक दूसरे के क्या है? ये समानुपाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। इनके लिए कौन कौन सी सीमाएं हैं? देखिए, पहली है केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है, मतलब इसमें वो विलयन होने चाहिए जहां अणुओं के बीच में क्या हो? आकर्षण लगभग समान हो, ठीक है। आकर्षण कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? समान होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है। दूसरा,
रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मतलब यदि दो द्रव आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यह नियम लागू नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरी सीमा है, क्या नहीं होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। तीसरे में है वाष्पशील द्रव आवश्यक है, ठीक है, अवाष्पशील द्रव नहीं होना चाहिए। वाष्पशील द्रव का मतलब यह है जैसे कि जल, ठीक है। चौथा, नियत ताप आवश्यक है। ऐसा ना हो कि जैसा भी हमने दो पात्र लिए थे तो दोनों का ताप भी नियत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक का ताप ज्यादा है एक का कम है, तो वहां पर राउल्ट का नियम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये राउल्ट के नियम की सीमा है। अगर बोर्ड एग्जाम में राउल्ट का नियम पूछा जाता है तो प्यारे बच्चों इसके लिमिटेशन भी पूछी जाएंगी, जो कि आपको याद कर लेनी है, ठीक है। 4 होती है। अब इसके बाद कॉलराउस का नियम, ठीक है। कॉलराउस ने क्या बताया था, कॉलराउस ने बात करी थी अनंतता पर मोलर चालकता के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अनंत तन्यता। अनंत तन्यता बोलते हैं बहुत अधिक पतले विलयन को, ठीक है। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य, मतलब ऐसा अपघट्य जो कि विद्युत धारा के द्वारा टूट जाए। विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका अनंत तन्यता पर मोलर चालकता जो कि क्या है, धनायन ऋणायन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है कॉलराउस के नियम का, ठीक है। कह सकते हैं कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये हो गई विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने एक दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं, ठीक है। कौन सा विद्युत अपघट्य, जो कि कैसा हो, दुर्बल हो, याद रखना, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया अनंत तन्यता पर NaCl ले लिया, तो NaCl जो है वो कॉलराउस के नियम को व्यक्त करता है। तो जब अनंत तन्यता पर ये वियोजित होगा, टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, लैम्डा इन्फिनिट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिट Cl नेगेटिव। अगर आप इसको भूल जाते हो तो इस उदाहरण के द्वारा कॉलराउस का नियम कंप्लीट करके आ सकते हो, जो कि NaCl से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ठीक है। अनंत तन्यता पर क्या है, मोलर चालकता, वो लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनिट M को, M क्या होगी, मोलर चालकता। और अनंत तन्यता पर ये हो गया धनायन की चालकता अनंत तन्यता पर, और ये ऋणायन की चालकता अनंत तन्यता पर, ठीक है। ये धनायन की होगी, ये होगी ऋणायन की, ठीक है। इनके बारे में ये हो गया। अब चित्र के बारे में बात करते हैं। देखिए 3 पात्र हैं, इसमें क्या है, इसमें भरा हुआ है एथेनॉल C2H5OH है, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। और इसमें क्या भरा हुआ है, एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। अब आप देखिए चालकता निकलती कैसे, देखिए चालकता डिपेंड करती है पदार्थ पर कि पदार्थ उसमें घुलता है या नहीं घुलता है, और घुलने के बाद उसमें चालकता कितनी होगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो एथेनॉल है जो कि जल में घुलता नहीं है, तो जब जल में नहीं घुलेगा इसका मतलब उसकी चालकता हम नहीं ज्ञात कर सकते। चालकता हमेशा उसी की ज्ञात करते हैं जो जल में पूरी तरीके से घुल जाए या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते ही वो टूट जाए। अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे टूटेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए इसकी हम चालकता नहीं बता सकते। इसमें देखिए KCl में क्या होता है कि अगर हम KCl को जल में डाल दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसकी चालकता क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई कंडेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसमें इधर भी जा रहा है, तीर जा रहा है, इधर भी ज्यादा जा रहा है, इधर भी ज्यादा जा रहा है, इधर भी ज्यादा, इधर भी ज्यादा, इधर भी ज्यादा, मतलब इसमें चालकता ज्यादा है जिसमें KCl वाला विलयन है, ठीक है। अब आप देखें CH3COOH की, इसकी चालकता कम है। तो कॉलराउस ने सिर्फ उनकी चालकता ज्ञात करी थी जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो CH3COOH जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो आप देख रहे होंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या है, इसकी चालकता से बहुत कम है। इससे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि C2H5OH है, पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, ठीक है, आयनित नहीं होगा। लेकिन ये आयनित हो जाएंगे, और आयनित जब हो जाएंगे तो इसकी चालकता ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा। तो कॉलराउस ने सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करी थी जो पदार्थ कैसे हो, दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, कमजोर हो। तो कमजोर के लिए ही कॉलराउस ने नियम दिया था जिसको हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते उनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ठीक है। अब है कॉलराउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो कॉलराउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं।
पहला क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे CH3 COOH की मोलर चालकता निकालने में। देखिए यही हमने बताया था अभी कि भाई केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए ही कोललाउस ने नियम दिया था। इसीलिए CH3 COOH में जो चालकता थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी, और KCl की चालकता बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, क्योंकि ये आयनित हो जाता और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और इसके जो इलेक्ट्रॉनों का आवागमन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो केवल कोललाउस ने उन पदार्थों की चालकता ज्ञात करने के लिए दिया था जो कि कैसे हो, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब है इसके बाद दूसरा अनुप्रयोग वियोजन की मात्रा की गणना करने में, और तीसरा है जल की आयनिक चालकता निकालने में। यह है इनके अनुप्रयोग जो कि प्यारे बच्चों आपको याद करने हैं। तो मैं आपसे सीधा बता रहा हूं, अगर बोर्ड एग्जाम में कोललाउस का नियम आ गया तो इसके अनुप्रयोग भी आने हैं। ठीक है, अब है इसके बाद अगला नियम है फैराडे के नियम, जिसको आप बोल सकते हैं विद्युत अपघटन के नियम। देखिए प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाए, जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान गुजरने वाले विद्युत आवेश के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कह सकते हैं W समानुपाती Q। ठीक है, W क्या है, पदार्थ की मात्रा, Q क्या है, आवेश। ठीक है, अगर हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर ZIT। यहां पर Z क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक, और दूसरा नाम इसको एक और बोलते हैं, याद रखना Z को, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक भी कहते हैं। ठीक है, W क्या हो गई, पदार्थ की मात्रा, I क्या हो गई, धारा हो गई, T क्या हो गया, समय हो गया, Q क्या हो गया, आवेश हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फैराडे ने प्रथम जो नियम दिया था, ठीक है, प्रथम नियम दिया था वो किसके आधार पर दिया था, कि किसी विद्युत अपघट्य में जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान गुजरने वाले विद्युत आवेश के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी पात्र ले लिया और इसमें हमने जल की मात्रा ले ली, तो जब जल की मात्रा लेंगे तो इसमें हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिसमें आपने एक इलेक्ट्रोलाइसिस विधि पढ़ी होगी, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब होता है विद्युत धारा के द्वारा इसको तोड़ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके अंदर जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतनी ही पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी। यही फैराडे ने प्रथम नियम दिया था, जिसको आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें 3 अभिक्रिया थी, एक होती है ऊष्मा वियोजन, एक प्रकाशीय, एक होती है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया के अकॉर्डिंग है ये कि अगर आप इस जल में जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतनी ही पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी। कह सकते हैं कि Q का मतलब होता है विद्युत धारा जितनी ज्यादा प्रवाहित करोगे IT, ठीक है, उतनी ही W क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा। यह फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या बताया था, जब समान विद्युत आवेश के विभिन्न पदार्थों से गुजारा जाता है, जिस समान विद्युत आवेश को विभिन्न पदार्थों से गुजारा जाता है तो उत्पन्न पदार्थों के द्रव्यमान उनके आणविक द्रव्यमान और आयनिक चार्ज के क्या होते हैं, अनुपाती होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है, W1 मतलब हो गया दोनों पदार्थों की मात्रा। ठीक है, ये पहले पदार्थ की होगी, दूसरे पदार्थ की होगी। E1 क्या हो गया, तुल्यांकी भार। दूसरा W1 की जगह हम रख सकते हैं ZIT, अभी निकाला था, तो Z1 Z2IT बराबर E1 बटा E2। IT से IT कैंसिल हो गया, तो Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। तो ये दो पदार्थों के लिए है। ठीक है, तो दो पदार्थों के Z1 क्या है, यहां पर Z है रासायनिक तुल्यांक, E क्या है,
तुल्यांकी भार। ठीक है, तो फैराडे का दूसरा नियम था कि जब समान विद्युत आवेश के विभिन्न पदार्थों से गुजारा जाता है तो उत्पन्न पदार्थों के द्रव्यमान उनके आणविक द्रव्यमान और आयनिक चार्ज के क्या होते हैं, अनुपाती होते हैं। जैसे Cu2 पॉजिटिव है एक और एक है Na पॉजिटिव। अब इस पर आवेश ज्यादा है, इस पर आवेश कम है। ठीक है, तो इस पर मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी, इस पर मात्रा कम होगी। ठीक है, तो यही फैराडे का दूसरा नियम था, जो क्या था, W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, या हम लिख सकते हैं Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। या Z क्या हो गया, रासायनिक तुल्यांक, और E क्या हो गया, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। अरे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।